अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। आज की बहस का मुद्दा है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में भी विकास का गुजरात मॉडल एक बार फिर से चलेगा। आज बहस इस विषय पर इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इस समिट की शुरुआत की थी, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े कारोबारी शामिल होते थे और गुजरात में निवेश करते थे। आज भी 5 देशों के प्रमुख 30,000 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी ने गुजरात के इसी विकास के मॉडल को देश के सामने रखा था। जनता ने मोदी के गुजरात मॉडल पर भरोसा भी किया था। हालांकि विपक्ष मोदी के विकास के इस मॉडल पर सवाल उठाता रहा है। उनका कहना है कि ये मीडिया इवेंट ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात का ये मॉडल अगले लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा होगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं तारुफ करा देती हूं आपका। हमारे साथ रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हैं, उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, सुमित पीर जी एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रोहित चहल जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं। 2019 जितना मोदी लहर 2014 में थी और जितना आसान था केक वॉक थी 2014, वो 2019 में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो क्या गुजरात का ये विकास मॉडल एक बार फिर से काम करेगा 2019 में? देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात का एक जो मॉडल है, गुजरात की जनता ने मोदी जी के ऊपर जो लीडरशिप है उसके ऊपर भरोसा जताया है। इसीलिए पिछले लगभग 24 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है। पर उतना प्रचंड बहुमत के साथ इस बार आप नहीं आए विधानसभा में। फिर भी आप बहुत नेक टू नेक फाइट थी कांग्रेस की, तो इतना भी जनता ने आपको नहीं एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, मुझे लगता है अगर 22 साल रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद भी अगर नहीं बिल्कुल उसके बाद भी जनता भरोसा जताती है तो ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की। जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट विकास हुआ है, जिस तरीके से आज आप जो आपने रखा है कि वहां पर जो समिट हो रही है, जिस तरीके से आज पूरे विश्व ने प्रधानमंत्री जी का लोहा माना है और आज पूरे देश ने, पूरे विदेश से भी लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने गुजरात के अंदर। उसी तरीके से आज देश के अंदर भी एक अच्छा माहौल बना है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो 134वें पायदान से 70वें पायदान पर अगर भारत आता है, देश हिंदुस्तान आता है, तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से एक अच्छा माहौल देश के अंदर डेवलप किया है उसी को लेकर आता है। तो एक हम विकास की बात करें तो विकास तो मतलब 2019 में एक बार फिर आप गुजरात के विकास मॉडल की बात करेंगे, तो फिर क्यों मंदिर का मुद्दा उठा रहे? गुजरात नहीं, पूरे देश का विकास मॉडल है आज देश के अंदर। जिस तरीके से अगर आप विकास की बात करें तो आज आप देखिए, जिस तरीके से गरीबों को हम कहें तो शौचालय देने का काम, 9 करोड़ शौचालय देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया। आंकड़े नहीं है, ये जमीन पे काम। आपने पूछा क्या हुआ, विकास हुआ है। आप सबसे बड़ी बात नहीं, स्टूडियो से निकलकर अगर गांव में जाएंगे तब आपको ध्यान में आएगा धरातल पे कि इसीलिए प्रधानमंत्री जी को भरोसा है। इसीलिए आपको बता रहा हूं शोभना जी, हम धरातल पे जाते हैं और इसीलिए हम आपको बताते हैं। आप सरकारें हमें आंकड़ों में उलझाती हैं और उसके बाद आपको लगता है लेकिन जमीनी आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को जब हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। चलिए रोहित जी, जब आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो आपकी आयुष्मान योजना की पोल खुल जाती है। रुक जाइए, तमाम इकोनॉमिस्ट और मेरे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगी कि कितना फायदा जो आंकड़ा कागजों पे दिख रहा है जमीनी हकीकत से वो कितना दूर है। बने रहिए हमारे साथ। रोहन गुप्ता जी, निवेश तो हुआ है और जो विकास मॉडल गुजरात का रहा है उसके बल पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता पर काबिज हुए थे। क्या एक बार फिर से ये जो समिट हो रही है 2019 के लिए वही विकास मॉडल बीजेपी का हथियार बनेगी? देखिए, बीजेपी का जो विकास है या तो उनके भाषणों में दिखता है या उनकी मीडिया इवेंट्स में दिखता है। मैं गुजरात से हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं शोभना जी कि जिस प्रकार से हम आंकड़ों की बात करेंगे, 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं अभी तक वाइब्रेंट गुजरात में और सिर्फ 8% जमीनी अगर स्तर पे आप देखेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 महीने होते। गुजरात एक छोटे और मध्यम उद्योगों का घर रहा है, उसका एक जान है गुजरात की। उद्योग जो है, छोटे उद्योग जान है। मुझे बताइए, इतनी सारी इवेंट्स हुई, छोटे उद्योग के बारे में क्या सोचा इस सरकार ने? आज जीएसटी और नोटबंदी की जो बात गुजरात में पड़ी, रोहन जी, अगर कोई सरकार 20-22 साल से सत्ता पर काबिज है और इतनी नाकामयाब है, कुछ किया ही नहीं है जमीन पर, तो क्यों जनता बार बार उनके साथ है? क्यों नहीं आपको जिता दिया इस बार विधानसभा में? मैं थोड़े से प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, इस बार थोड़े से के लिए
इस बार थोड़े से के लिए रह गए, उनका जो आत्मा ओवर कॉन्फिडेंस था कहीं न कहीं टूटता हुआ। थोड़े से नहीं रह गए, 24 साल से बाहर है आप। अगर विकास नहीं होता तो 24 साल तक बाहर है। एफडीआई डाउन हुआ है, नेशनल सेंटर फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसके आंकड़े हैं कि गुजरात हर पायदान में पीछे चला गया, 10वें आंकड़े से पीछे चला गया। कौन से विकास मॉडल की हम बात कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपकी हर बात का जवाब वो देंगे। हाथ ऊपर करके पूरे देश के सामने मॉडल। अरे वो आंकड़े तो बता दीजिए किन आंकड़ों में पीछे है। आज अगर आप देखें, आज बिजली वहां पर सरप्लस बन रही है, आज हेल्थ को लेकर सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, इसीलिए वहां पर हेल्थ टूरिज्म हो रहा है, लोग बाहर से इलाज करा रहे हैं। चलिए आप मुझे रोहन जी सुन लिया, नेगेटिव इमेज बनाने में कांग्रेस और गुजरात की लगी है, इसलिए कांग्रेस गुजरात की जनता ने कांग्रेस को बाहर किया गुजरात से। ठीक है रोहन जी, मेरे साथ शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हैं, उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुमित पीर जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। शरद कोहली जी, दावे आपने दोनों सरकारों के सुन लिए हैं। ये जो समिट होने जा रही है, जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें, निवेश की हम बात करें, तो कितना फायदेमंद होती है गुजरात के लोगों के लिए और बाकी देश, बाहर के प्रदेशों के लोगों के लिए? देखिए, ऐसा कोई भी जब इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई भी ऐसा इवेंट किया जाता है, तो ये निश्चित तौर पे एक मैसेज जरूर भेजता है। अब मैं अगर देखिए, मैं किसी राजनीतिक पक्ष से नहीं आता, तो मैं बिल्कुल फेयर बात करूंगा। हाँ। पिछला जो समिट हुआ था 2017 में, उसमें करीब 24-25 हजार के बीच में एमओयू साइन हुए थे। ठीक है। उसमें से 2899 के करीब इंप्लीमेंट हो चुके हैं, 3250 के करीब इन द प्रोसेस हैं। अब इसमें एक तर्क ये दिया जाता है कि आप इतने सारे 24-25 हजार एमओयू जब साइन करते हैं, उसमें कुछ तो तकनीकी आदान प्रदान के एमओयू होते हैं, जो कि खाली जिनका कुछ तथ्य नहीं होता है, माना कि उनका नहीं होता है, पर एक्चुअली जो विकास के एमओयू होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्री के, जहां फैक्ट्री या कोई बड़ा बीपीओ केपीओ आ रहा है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है। ऐसे जिसमें लैंड लेबर, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड लेबर कॉस्ट एंटरप्राइज, चारों मिलके इकट्ठे आते हैं। मान लीजिए 25 हजार में से मैं कहता हूं 5-7 हजार भी अगर इंप्लीमेंट हो जाते हैं ऐसे 2-3 दिन के इनिशिएटिव से, मैं समझता हूं ये एक अच्छा संदेश भेजता है। उसमें कॉन्क्लेव्स होती हैं, उसमें सेमिनार्स होते हैं, उसमें समिट होते हैं, उसमें राउंड टेबल डिस्कशंस होते हैं, उसमें एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं। ये सारा मैं अभी उसका पूरा कार्यक्रम देख रहा था बैठ के, उसमें इतनी सारी चीजें, इतने देशों से जब लोग आएंगे, तो देखिए बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, आर्थिक दृष्टि से एक नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म बन जाता है। और उससे अभी आज हम एम्प्लॉयमेंट देखें तो 28 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट जनरेट इसमें हो चुकी है अभी तक। 9.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी हो चुका है। लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 2018 का जो आंकड़ा दिया है उसमें लगभग 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी गई है। देखिए, जो नौकरी गई है शोभना, वो अक्रॉस द कंट्री सीएमआई बात कर रहा है कि पूरे देश में इतनी नौकरियां गई हैं। उस नौकरी जाने जिस विकास मॉडल पर हम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, नरेंद्र मोदी जी को, वो विकास मॉडल कहीं ना कहीं, क्या आप ये कहेंगे, ये मेरा आरोप नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है कि जब देश के पटल पर आया तो वो कहीं ना कहीं विकास का मॉडल धीमा हो गया, फीका पड़ गया। देखिए, जब आप किसी राज्य का मॉडल देखते हैं शोभना, और आप उसको रेप्लिकेट करते हैं देश के मॉडल पे, मुझे लगता है दोनों में अंतर है। जो राज्य का मॉडल होता है वो अलग किस्म का होता है, वो हम गुजरात की बात करें। देश के मॉडल बहुत वेरिंग देश है, बहुत वैरायटी है यहाँ पर। आप उस मॉडल को एज इट इज नहीं इंप्लीमेंट तो 2019 में फिर गुजरात मॉडल के ऊपर वोटर को सोचना पड़ेगा कि जो गुजरात का विकास मॉडल था, जिसमें 2014 में दिया था, वो प्रदेश और देश के विकास में फर्क होगा। मुझे मेहमानों को शरीक करने दीजिए। सुमित पीर जी, हाँ जी, क्या आपको फायदेमंद लग रही हैं जो भी मोदी की नीतियां हैं? क्योंकि अगर हम रोजगार के आंकड़े की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। क्या इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है? जिस ईज ऑफ बिजनेस की बात लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्या वो सच में ईज ऑफ बिजनेस सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए है या छोटे कारोबारियों के लिए भी दिख रहा है? मैडम देखिए, मेरा तर्क बिल्कुल सिंपल है। जो हमारा दावा है वो ग्राउंड पे दिखता है। अगर आप इंडिया जैसी इकोनॉमी देखें, इसमें 81% एम्प्लॉयमेंट जो है एसएमईज जनरेट करते हैं। अगर आप देखिए, जितने हमने जॉब्स क्रिएट किए हैं, बड़े आंकड़ों को देखा जाए, बड़े टैंजिबल चीजों को देखा जाए, जीडीपी वाइज हम नंबर 5 इकोनॉमी है, परचेज पावर प्रायोरिटी के हिसाब से हम नंबर 3 है। इंटरनेशनल कांग्रेस या बीजेपी नहीं कह रहा। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दुनिया में 3rd हाईएस्ट आ चुका है। हमने केवल $100 बिलियन उसमें डाला है। अगर ये $100 बिलियन निवेश से ही आया है, हमारी जो बाकी इकोनॉमिकल पैरामीटर्स, आप क्रेडिट रेटिंग देख लीजिए, अब इकोनॉमिक आउटलुक देख लीजिए, आप हमारा जितने भी पैरामीटर्स हैं, और ये सब वर्ल्ड बैंक, IMF इन जैसे इन संस्थानों से आए हैं। इस सब चीज को देखते हुए तो
जो जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो जॉब्स ओवरऑल क्रिएट हुई, बट जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है मैडम, उसके कारण एक तरह की जॉब अगर निकलती तो दूसरे तरह की जॉब आ रही है। बिकॉज आज मैं आपका अटेंशन लेना चाहूंगा, सहमत हूँ, लेकिन जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है जी, अगर वो कोई आंकड़ा दे रही है और अगर एक तरीके की जॉब खत्म हो रही है और दूसरे के में लग रही है, तो ये आंकड़ा इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए आजकल टेक्नोलॉजीज आ गई है, आईओटी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के विषय में काफी इन्वॉल्व रहता हूँ। उसके कारण क्या हो, एक तरह की जॉब जा रही है बल्कि दूसरी तरह की जॉब्स आ रही है। तो यही सब ये दुनिया भर में ट्रेंड है और ये इंडिया में भी हो रहा है। बट ओवरऑल जब ये ट्रांजिशन फेज होता है, एक तरह की जॉब निकलती है आपकी दूसरी तरफ की जॉब जाए। अब मैं आपका अटेंशन लेना चाहूंगा, आप रिसेंटली देखिए सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग की नोएडा में लगाई गई। सबसे बड़ी आरोप यह है कि उसको एक्सटेंशन किया गया, वो पहले से एक मौजूद थी, उसको एक्सटेंशन किया गया, जिसको कि एनडीए गवर्नमेंट अब ये क्रेडिट ले रही है कि वो पूरी इंडस्ट्री हम ले आए। अपर्णा जी, सबसे बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री दुनिया की अभी भारत में है। जीप जो है गाड़ी, वो पूरी इंडिया में बनती है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। तो महाराष्ट्र आप मोदी को क्रेडिट देंगे? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल। इसमें शोभना कहें तो एक सेंटेंस जोड़ दूं जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ये स्वीकार किया था कुछ महीने पहले, अगर आपको याद होगा, कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट को मेजर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो मैं जो सीएमआई ने जो डेटा दिया है, उन्होंने जॉब छोड़ने का डेटा तो दिया है, जॉब जो नई जॉब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में है, वो उनके पास डेटा है ही नहीं। आज मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। लखेड़ा जी, आपने सभी को सुन लिया। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि 2014 में जिस विकास, गुजरात के विकास मॉडल पे जनता ने मोदी को लेके आई, क्या वो विकास का मॉडल 2019 में भी जनता मानेगी, या डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसा कि विपक्ष का आरोप है, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं पहले तो आपने जो पहला जो सवाल शुरू किया वो ये है कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, और इस सम्मेलन ये 9वां, मेरी जानकारी के अनुसार ये 9वां सम्मेलन 2003 से हो रहा है, हर 2 साल से हो रहा है, 9th है ये। और इसकी जो मैं बुनियाद पे जाऊं तो जो गुजरात सरकार है या जो भी उसको आयोजक है, आज तक ये नहीं बता पाए कि एक वाइब्रेंट सम्मेलन के बाद जो एमओयू साइन हुए हैं, जो निवेश आया है, उस निवेश के बाद जो इंडस्ट्रीज लगे हैं उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है। फंडामेंटल बात होता है, कोई निवेश है, कोई भी निवेश है, अगर वो हमारी इकोनॉमी को में रोजगार पैदा नहीं करता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो देश पर बोझ है, अर्थव्यवस्था पर बोझ है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि आज की तारीख में जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है गुजरात में, उनकी संख्या मोर देन 60 लाख, 60 लाख से ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, और कम भी है। ये मैं मिस्टर आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं फिर आपको टोकूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? तो यू शुड बिहेव प्रॉपरली, ठीक है सर? बोलिए आप। आप कुछ भी बोलिए, देन यू आर फ्री टू स्पीक। तो मैं बोल रहा हूँ तो यू आर आपको ट्रेनिंग है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को डिस्टर्ब करना है। सर बोलिए, सर बोलिए प्लीज। देखिए, तो जो मैं कह रहा हूँ कि आप 60 लाख लोग बेरोजगार हैं, 60 लाख लोग बेरोजगार हैं, तो उन बेरोजगारों को नौकरी देने का जो एजेंडा है वो आपके पास क्या है? नंबर एक बात। आपने पिछले 2014 में जो वाइब्रेंट सम्मेलन किया या 2 साल पहले जो किया, उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट के हुए, उसके बाद आप उसकी तालिका क्यों नहीं बनाते? आप बिल्कुल, आप उसकी तालिका क्यों नहीं बनाते? ये इन्वेस्टमेंट हुआ, इस इन्वेस्टमेंट से इतना आपको रोजगार मिला। बता दो कि आज एक ये जो बातें आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप गुजरात मॉडल, वाइब्रेंट समिट, इसे मैसेज भेजना, यहाँ दुनिया भर के लोगों को बुलाना, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई इसका इनकार नहीं कर सकता कि ये क्यों हो रहा है। बहुत सवाल ये है कि उसका रिजल्ट क्या है आपकी इकोनॉमी। आपने दूसरा जो मैं दूसरी बात खत्म कर रहा हूँ, समय की पाबंदी है, मुझे सिर्फ हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है, और हेडलाइंस लेते ही मैं फिर आपका रुख करूंगी और अपने जवाब को आप तब पूरा कर पाएंगे। हेडलाइंस के लिए हम रुक रहे हैं सिर्फ। चलिए, पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे कि 2014 में जिस गुजरात विकास मॉडल के ऊपर मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, क्या 2019 में वो उतना ही मददगार होगा? लखेड़ा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। रोहित जी। तो मैं ये कह रहा हूं, ये अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था कि देखिए, जो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, जो भी चीजें आप इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं, ये चुनावी साल में कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि आपने डिमोनेटाइजेशन की बात की। डिमोनेटाइजेशन से
सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी कि उसने जो कदम और मोदी जी का जो निर्णय था बिना किसी एक्सपर्ट को पूछे हुए, बिना कोई बात किए हुए, वो तो आंकड़ा सब कुछ बता रहा है। 99.3%। अगर ब्लैक मनी को खत्म करना एक एम था तो वो तो 99.3% उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है पूरी इंडस्ट्रीज पे हुआ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये अभी उत्तराखंड में हुआ, देहरादून में 3 महीने पहले, तो क्या हुआ वहां आप जो है 13 जिलों में 13 जिले हैं टोटल स्टेट में, 10 जिले टोटल मैदानी है, सॉरी तो टोटल हिल्स है और 3 जिले मैदानी है। ठीक है। तो आपने जो 10 जिलों की जो 13% लैंड है वही कृषि योग्य जमीन है। आप वहां पर उद्योगपतियों को ले जा रहे हैं कि ये जमीन खरीद लो। आपको ये नहीं पता कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। आप गुजरात मॉडल को आप हिमालय राज्य कृषि प्रधान हम देश है, अगर आप उसी कृषि को हिट करेंगे उद्योगों के लिए तो गलत कदम जो है उतना अच्छा नहीं माना जाए। जमीन है ही नहीं और आप ये जो जितने उद्योगपति यहाँ आ रखे हैं गुजरात के आज के समिट में, इन सबको ले जाया गया, 3 महीने पहले देहरादून में किया गया और उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है। सब सारी चीजें हवा में है, रोजगार की बातें हवा में है। जमीन अगर आप किसी हिमालय राज्य की जमीन बेच रहे हैं, उसके कानून को आप कूड़े में डाल रहे हैं, पुराना जो स्थापित कानून है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो और एमओयू साइन आपने किए हैं, उन एमओयू का आप हिसाब दीजिए। रोजगार कितना मिला है, जैसे भाई साहब ने भी बोला, इन भाई साहब ने भी बोला कि रोजगार एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये चुनाव में इनको ये नहीं पता कि 3 राज्यों के भी चुनाव हुए, वहां क्यों हारे हैं इलेक्शन। ठीक है, जनता ने उनको क्यों ठुकरा दिया, 15-15 साल वहां सरकारें क्यों रही है, क्यों वहां जनता ने उनको ठुकरा दिया। बहुत बड़े बड़े नाम जो है, बड़े बड़े उद्योगपति इस ग्लोबल समिट में पहुंच रहे हैं। मुकेश अंबानी पहुंचे हैं, उदय कोटक पहुंचते हैं, कुमार मंगलम बिरला, गौतम अदानी, गोदरेज, पंकज पटेल, मतलब ये वो नाम है जो कहा जाए कि काफी फीसदी इकोनॉमी को हमारी कंट्रोल करते हैं। लेकिन गरीबों का, छोटे कारोबारियों का क्या करिएगा? हमेशा जो आरोप आपके ऊपर लगता रहा है सूट बूट की सरकार, सिर्फ बड़े कारोबारियों की सरकार बन के आप रह जाएंगे। शोभना जी, बड़ी अच्छा आप लोग प्रश्न किया। और उसके बाद सवाल के लिए मैं मुझे समय दीजिएगा। शरद जी का रुख करूंगी। जब आए थे मोदी जी ने एक बात कही थी, अगर ध्यान से सर को भी याद हो तो सर थोड़ा सा अपने याददाश्त पे डालेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने कहा था हम चाहते हैं युवा जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने। और सबसे अरे शोभना जी, पकोड़े बेचना आपको गलत लगता है कि आप मीडिया का अगर एंकर है तो वही एक रोजगार है। अगर पकोड़ा कोई व्यक्ति बेचता है तो उसका कोई सम्मान नहीं है क्या? अगर चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो शोभना जी, चलिए मैं आपकी बात नहीं काटूंगी। मिठाई वाला क्या अपनी मिठाई की दुकान पकोड़े बेचता है? बड़े बड़े हल्दीराम अगर यही सोचता तो हल्दीराम नहीं होता। एक बात छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन आज 12 करोड़ मुद्रा लोन के तहत अगर रोजगार दिया जाता है युवाओं को तो ये बहुत बड़ा विषय है। आज देश की जनता को ये बताना चाहिए, शायद सर नहीं बताएंगे। दूसरी बात, आपने कहा जीएसटी का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा था? गुजरात की बात कर ले तो सूरत जो व्यापार का केंद्र है। कांग्रेस की स्कीम को बिना तैयारी के लिए तैयारी के आप आ गए। अरे 3 बार आपको खुद बदलने पड़ रहे हैं स्लैब्स। शोभना जी, मुझे बोलने तो दीजिए। सच है, कड़वा है, सुनने का भी होना चाहिए। देखिए, गुजरात के अंदर सूरत जो है व्यापार का केंद्र है और जिस सूरत की बात कर रहे हैं, जीएसटी का जो रोना रोया जा रहा था, उस सूरत के अंदर 11 सीटों में से 10 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये जनता ने जवाब दिया। अभी किसान करने वाले बात कर रहे थे, मंदसौर की बात कर ले। मंदसौर के अंदर जो किसान का आंदोलन था उसके अंदर सारी की सारी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो जवाब मिलता है। आप डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे, डिमोनेटाइजेशन उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद होता है, अगर चुनाव से पहले होता है। और उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी हिंदी बेल्ट के राज्यों की जनता ने आपको नकारा नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा 15 साल के बाद भी अगर मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ अगर हंग असेंबली है, कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला, राजस्थान के अंदर भी नहीं मिला और हम सिर्फ 5 सीटों से पीछे रहते हैं, जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ के अंदर जरूर मानते हैं हम लोग। लेकिन आज देश के अंदर एक माहौल बना है जिस तरीके से रोहित जी, अगर जीएसटी इतनी फुल प्रूफ तरीके से आपने लागू की तो 3 बार आपको खुद ही बदलनी पड़ी। रोहन जी जवाब दीजिए। समय के साथ रोहन जी तो तैयारी के साथ ही कर लेते ना, तैयारी के साथ की गई है ना। हाँ ठीक है, रोहन जी जवाब दीजिए। आप हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से, उसके बाद मैं रुख करूंगी शरद जी का। हाँ जी बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। देखिए, रोहित जी ने भी बताया कि हमने ये किया वो किया। देखिए, मैं भी गुजरात से हूँ। गुजरात की जान है छोटा और मध्यम जो व्यापारी या कंपनीज है। मुझे पता है ये जो सूट बूट की सरकार है, जो गुजरात की खुद की कंपनी है वो केपेबल है मल्टीनेशनल कंपनीज को फाइट देने के लिए। उनके बारे में आज तक ये सरकार ने नहीं सोचा। जो जीएसटी और नोटबंदी की बात करती है, ये बहुत बड़े आर्थिक भूकंप थे देश में और आफ्टर शॉक और जनता महसूस कर रही है। 1 साल राहुल जी बोलेंगे तो भूकंप आएगा, भूकंप तो नहीं आया। 50% से ज्यादा नौकरियां छोटे और मध्यम जो उद्योग है वो देते हैं। आज नौकरी क्यों? मैं बीच में नहीं बोला था रोहित जी,
प्लीज बात पूरी कीजिए, दर्शकों का समय मत खराब कीजिए, बात पूरी कीजिए। बोल सकता था क्यों ये अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल क्यों है? बिकॉज छोटे और मध्यम उद्योग जो है जिसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी वो खत्म हो चुकी है। हाँ। अगर ये सरकार बाहर से एफडीआई लाना चाह रही है, 38% एफडीआई में कमी आई है। अरे आपकी घर की इंडस्ट्री उसको आप संभाल नहीं पाते। मोहन जी आपका ये हाल गुजरात में क्यों है? मैंने पूछा जीएसटी करे जा रहे हैं, सूरत में आप सारे चीजें हाथ में, जनता को भी तो बताइए। एम्प्लॉयमेंट में दिखेंगे, इन्वेस्टमेंट में दिखेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर बीच में मत बोलिए प्लीज। अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे शरद जी के पास जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुजरात 3 नंबर से 10वें नंबर पर पहुंच गया। ये आपकी राहुल गांधी जी के चश्मे में देखना बंद कीजिए गुजरात की जनता। चलिए ठीक है शरद जी, ठीक है रोहन जी अब रुक जाइए, रोहित जी अब रुक जाइए। शरद जी आप नेताओं से जब भी बात कीजिए तो आपको यही सुनने को मिलेगा, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और 70 सालों में हम विकासशील बने हुए, विकसित बन नहीं पा रहे, और अगले 100 साल भी हमें तो कोई उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बड़े उद्योगों की बात की जा रही है, बड़े बड़े नाम अभी मैंने पढ़कर सुनाए, क्या आपको लग रहा है ये जो ग्लोबल समिट्स होती है, ये जो वाइब्रेंट गुजरात होता है, जैसी इस तरीके के जितने भी इकोनॉमिक फोरम्स पे जो भी इस तरह समिट की जाती है, क्या वो छोटे कारोबारियों को जो हमारी रीढ़ है, हमारी इकोनॉमी की जो रीढ़ है, क्या उनके लिए भी उतनी ही मददगार होती है? देखिए कोई भी शोभना जब बड़ा उद्योग आता है तो छोटे उद्योगों का उस पर कैस्केडिंग इफेक्ट जरूर जाता है, उनको लाभ जरूर पहुंचता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा उद्योग खाली बड़े उद्योगों में डील करता है, वो छोटे लोगों से भी डील करता है। 2001 में करीब 19,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शोभना गुजरात में थे। वो आज 2018 की हम बात करें, 2019 की बात करें, बढ़ के नंबर उनका डबल हो गया। इन्होंने पर कैपिटा की बात करी, जो भारत की पर कैपिटा है वो $2,134 पर कैपिटा, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। हाँ। गुजरात की वो पर कैपिटा जीडीपी $3,000 है, उससे बेटर है। खैर मैं उनकी प्रशंसा ना करते हुए इस बात को, क्योंकि रोहित जी ने बात करी उसकी, वो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मुद्रा योजना जो 12 करोड़ ये बात करते हैं, क्या सरकार ने ये डेटा कभी जारी किया है कि उन 12 करोड़ मुद्रा लोनों में एक्चुअल नौकरी कितने लोगों को मिली है? जनधन खातों में कितने गरीबों को फायदा हुआ? व्हाइट पेपर जारी कर दिया जाए, एक व्हाइट पेपर, शोभना मैं सॉरी आपको टोक रहा हूं, एक व्हाइट पेपर जारी कर, क्यों नहीं सरकार कर देती कि 12 करोड़ मुद्रा योजना जिसको लेके सरकार बेरोजगारी से लड़ रही है और बेरोजगारी का शील्ड बना रही है, कि उसमें आखिर में नौकरियां कितनी मिली? इसमें कोई दो राय नहीं है शोभना और रोहित इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बेरोजगारी इस सरकार के सामने आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी एक चुनौती है और उसका सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। शरद जी ऐसा नहीं है, एक मिनट शोभना जी मैं इसी प्रश्न का ऐसा नहीं है कि इसी सरकार के लिए, आने वाली सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। अगर 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है तो आप सोचिए अगर एक व्यक्ति को भी अगर उसने रोजगार दिया तो कितना, और छोड़िए मुद्रा लोन व्हाइट पेपर ले आएंगे ना, मैं कहता हूं अगर मुद्रा लोन भी, अरे आप लोगों को लग रहा है मुद्रा लोन के 12 करोड़ लोगों को मिला, कुछ भी नहीं हुआ, आप मान लेते हैं, चलिए आप लोगों का मैंने ये नहीं कहा कुछ नहीं हुआ, आप मानिए हुआ, अगर शोभना जी सुन तो लीजिए, अगर देश के अंदर 2 करोड़ अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनता है तो किसी रोजगार नहीं मिला होगा। 27 किलोमीटर सड़कें आज बन रही है, 14 किलोमीटर बनती थी तो किसी को रोजगार नहीं मिला होगा। जब 9 करोड़ शौचालय बनाए जाते हैं तो किसी युवा को रोजगार नहीं मिला होगा। आप जब आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान भारत कोई रोजगार नहीं मिला होगा। स्किल डेवलपमेंट के तहत किसी युवा को रोजगार नहीं मिला होगा। बात तो सुनते रोजगार ही तो मिला है। अगर इतना रोजगार मिल गया है और इतना भला आपकी सरकार ने कर दिया है पिछले 4-4.5 साल में, तो सीएमआई देखिए शोभना जी मैं तो आपको वो व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, अगर 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है तो युवा को उसके अंदर रोजगार नहीं मिला होगा। 5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया तो आप तमाम नेताओं को सुनते हैं, आपने कांग्रेस के भी लंबा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम कांग्रेस के नेताओं को भी सुना है, दावों को भी सुना है, वादों को भी सुना है। जनधन खाते की हम बात करते हैं, मुद्रा योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास की, प्रधानमंत्री कौशल योजना के ऊपर हमने अभी एक रिपोर्ट की थी, उसमें आधे से ज्यादा जो प्रधानमंत्री कौशल योजना के लिए जो सेंटर्स खोले गए वो खाली पड़े हुए, नुकसान में चल रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से नौकरी मिली नहीं और उनके अपने पैसे लग गए। ये जो सरकारों की, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रही हूं, कांग्रेस बीजेपी दोनों की, ये जो सरकारों की योजनाएं होती हैं ये दरअसल सच में जमीन में उतना, जमीनी हकीकत पे उतना फायदा पहुंचा रही हैं? और क्या ये जो विकास के मॉडल की बात की जा रही है 2019 में फिर से एक बार जनता तैयार होगी इसको एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस भी इस तरह की बातें करती थी, हवाई किले गाड़ती थी और कांग्रेस को
इसी आइसोलेशन की वजह से जो वो हवाई किले गाड़ती थी कांग्रेस, तो जनता ने उसको ठुकरा करके उसको प्रचंड बहुमतता, किसी जमाने में 400, राजीव गांधी के जमाने में 400 क्रॉस कर दिया इंदिरा गांधी लहर में। और जब आप जमीन पे काम नहीं करेंगे, ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, नारेबाजी करेंगे, तो कांग्रेस का बुरी हालत हुई। और अभी जो तमाम तरह की जो सोसेबाजी, जो नारा है, तमाम तरह की जो बातें हैं, मैं कोई किसी पार्टी का पर आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि आप अगर जनता से जो किए गए वादे हैं उनको ईमानदारी से लागू करने के लिए आपका पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे आप, और आप हवाई किले गाड़ेंगे, नारे लगाएंगे और हर चीज पर आप दोषारोपण दूसरे पर करेंगे कि पिछली सरकारों ने ये किया था। आपने पिछले 4.5 साल में, अगर मोदी जी 4.5 साल में अगर इनकी एक छत्र प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, कई राज्यों में तो जहां इनकी सरकारें हैं और दिल्ली में सरकारें, तो वहां ये कहते हैं डबल इंजन की गवर्नमेंट है। हाँ। सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकारें उत्तर प्रदेश में है, बिहार में डबल इंजन चल रहा है, आपके गुजरात में डबल इंजन, मध्य प्रदेश में डबल इंजन। सवाल यह है कि वहां की जनता ने आपको ठुकराया क्यों है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात है कि आप जो है आप जिस तरह की योजना है, जो मोदी जी का जो मॉडल है, आयुष्मान भारत, हमने 10 सेकंड के लिए बस आपको इमेज बिल्डिंग के लिए दरअसल 2003 में मोदी जी ने जब कार्यक्रम चालू किया था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना जो सजा था, उसको एक प्रचार के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया और बड़ी सफलतापूर्वक वो सक्सेस भी हुए। उनकी सफलता दूसरों के लिए एक सबक है कि कैसे एक व्यक्ति एक राज्य के मुख्यमंत्री से कैसे वो देश की कुर्सी पर बैठ गए हैं और कैसे वो एक वाइब्रेंट लीडर बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी हकीकत नहीं अलग है। एक वो गुजरात है जिस गुजरात में किसान परेशान है, ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें किसान परेशान है, ये वो मध्य प्रदेश है जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस खराब हो रही है। आजकल कांग्रेस पार्टी आ गई तो उन्होंने कहा कि वो पहले कांग्रेस के लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट मांगते थे, अब उनके यहाँ एक महीने से लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मेरा ये कहना है ये सारी चीजें जमीन पर जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सीधा सीधा ये देश की जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर बनाया, गुजरात की जनता ने बनाया, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। विकास पहुंचा है, अगर पहुंचा जिसके आंसू पहुंचने का मोदी जी ने किया। सिलेंडर भराने के पैसे नहीं थे उस माँ के पास, आप एक बार सिलेंडर और चूल्हा तो आपने दे दिया 10 साल पहले। आज उस किसी माँ के पास अगर शौचालय पहुंचा है खुले में, शौचालय के ऊपर तो बहुत इस्तीफे हो गए, शौचालयों के ऊपर आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का दिया जा रहा है 1300 बीमारियों के लिए, बहुत दूर है। एक अच्छी बात है ना। सुमित पीर जी खत्म नहीं कि मैडम, मैं एक बात देश की जनता को पता नहीं है कि 2003 में अनिल अंबानी ने पहले उद्योगपति थे जिन्होंने घोषणा की थी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को बनना चाहिए, इसी वाइब्रेंट गुजरात में, यही गुजरात में घोषणा की थी। आज वो अनिल अंबानी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, वो आज के वाइब्रेंट गुजरात में कहीं नहीं है। ये सवाल ये है कि वो क्यों नहीं है, तो उंगली उठ गई ना नेता नहीं भेजा गया है, क्यों नहीं है? कोर्ट ने तमाचा मारा कांग्रेस और राहुल गांधी के मुंह पे। अब राफेल पे भी चर्चा का विषय राफेल नहीं है, चर्चा का विषय जिस दिन राफेल होगा मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। सुमित जी, जिस दिन चर्चा का विषय राफेल होगा मैं उस दिन आपसे बात करूंगी। सुमित पीर जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं आप। सरकार आयुष्मान भारत योजना लेके आई, आप एक प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, आपके पास एक गरीब आता है, कहता है जी 5 लाख का इलाज मेरा फ्री का होगा, आप करेंगे? मैडम देखिए, जैसे सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बोलूंगा, अगर ये योजना इम्प्लीमेंटेड है, अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेड है, हमारा पेपर वर्क कंप्लीट है, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर हमें बिलिंग वो पेशेंट दे या गवर्नमेंट दे, हमें क्या फर्क पड़ता। आज सीजीएचएस चल रहा है, हजारों हॉस्पिटलों में सक्सेसफुली सीजीएचएस चल रहा है। सीजीएचएस और आयुष्मान योजना में बहुत फर्क है। सीजीएचएस सरकारी अधिकारियों के लिए है, सरकारी लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए है। अपर्णा जी, उसमें इससे नहीं की जा सकती। उसमें एक सिमिलरिटी है मैडम। देखिए, सीजीएचएस में गवर्नमेंट पैसे देता, आयुष्मान भारत में गवर्नमेंट पैसे देगा। तो आप अगर हम हर चीज पे गवर्नमेंट पे, हर इनिशिएटिव पे डाउट लगाना शुरू करें, डाउट नहीं है, मेरा सवाल है आपसे, उससे बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात मैं कहूँ, जो रोहित जी कह रहे थे, एक सेकंड लूंगा। रोहित जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। देखिए, अगर आप पिछले 70 साल का डाटा उठाए एसएमईज का, इंडिया में एक एसएमई 1 से 3 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, और 1 से 3 एम्प्लॉयमेंट जिसकी होती है शायद वो ईएसआई और पीएफ में भी नहीं आता एज पर द एक्ट। अगर 1 से 3 एम्प्लॉयमेंट एक एसएमई क्रिएट करता, अब एक छोटा सा ढाबा देखिए, उसमें भी 2 हेल्पर होते हैं, एक ट्रक देखिए, उसमें भी 2 हेल्पर साथ चलते हैं।
अगर हमने 12 करोड़ लोन दिए हैं तो 12 इंटू 2 या 3 जॉब्स इतनी तो क्रिएट कर ली हमने। ठीक है, ये तो पिछले 70 साल का। शरद कोहली जी, आपने इनको सुना। मैं किसी योजना के ऊपर सरकार की उंगली नहीं उठा रही हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल था, मैं आपसे जमीनी हकीकत समझना चाहूंगी इन योजनाओं। देखिए, जमीनी हकीकत, क्योंकि हम वाइब्रेंट गुजरात की खास मॉडल लेके बात कर रहे हैं हम शोभना, हाँ। तो मैं उस पे अवश्य बोलना चाहूंगा। कोई भी सरकार हो, आप अगर अमेरिका में जाएं, अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं, हर स्टेट को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि वो अपनी स्टेट को मार्केट करे। तो अगर कोई स्टेट अपने आप को विदेशों में मार्केट कर रही है, देश में मार्केट कर रही है, उसके लाभ देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। देखिए, अबे नौकरी कितनी मिली कितनी नहीं मिली इसमें हम बात कर चुके हैं। उसके लाभ आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, वहां का जो उद्योगपति है, वहां की जनता है, उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, एक ब्रांड एस्टैब्लिश होता है। जॉन कैरी ने शोभना, जब जिस समय वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस के, उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ये कर रहे हैं। मैं कोई बीजेपी का साथ देके ये बात नहीं बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है किसी चीज को मार्केट करने का। खत्म हो रहा है। लखेड़ा जी, आपकी फाइनल टिप्पणी चाहूंगी कि ये जो योजनाओं का जो जाल है, जो हर सरकार, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, जमीनी हकीकत उससे कितनी दूर होती है, कितना फायदा हमें पहुंचता है। आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें, देखिए सरकार को इन सारी योजनाओं का समयबद्ध तरीके से कि ये योजना हमने चालू की है, उसका फॉलो अप एक्शंस बहुत कमजोर है। हाँ। कांग्रेस के सरकारों में भी कमजोर रहा। जो भी सरकार पावर में रही, वो घोषणाएं करती हैं, लेकिन उसका जमीन पर क्या असर होने वाला है, किस लोगों को लाभ पहुंच रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट वाला है, गुजरात में हिसाब किताब बनाया जा रहा है कि अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बनाया जा रहा था, लोग सवाल उठा रहे थे। आज लाखों लोग उसको देखने जा रहे हैं। कितना विकास मिला होगा, रोहित जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया। गुजरात का विकास है, गुजरात का मॉडल है, और तभी वो देश का मॉडल है। सुन लीजिए प्रभु, बहुत बढ़िया काम किया आपने। बहुत भव्य मूर्ति बनाई, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई, बहुत लोगों को रोजगार दिया। लेकिन किस चीज की जरूरत इस देश को ज्यादा है? गरीब किसान को जो आत्महत्या कर रहा है, या इस मूर्ति की? इस सवाल के साथ मैं छोड़े जा रही हूं अपने दर्शकों को। वोटर्स को खुद डिसाइड करने दीजिए कि इस देश को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पहली बहस में जुड़ने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि 10:45 पर रोज हम एक बड़े मुद्दे पर पहली बहस लेकर आते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर